Good morning friends and my dear students. Again welcome back my dear chemistry classes. बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे. लास्ट टर्म पे हम लोग कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स पढ़ा. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. बच्चों इसको पहले ही पढ़ना चाहिए था वास्तव में जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन कोलिजन थ्योरी का क्या यूज हो सकता है इसमें ये आप आगे देखेंगे. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोलिजन थ्योरी हमको इसलिए पहले पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इसका यूज हमें आगे के टॉपिक में मिल रहा है. बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है. रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके. अब आपको उन फैक्टर्स के बारे में आज बताएंगे जो किसी भी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं. तो वन बाय वन. सबसे पहले द फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. बच्चों जो सब्सटेंस रिएक्ट करने जा रहे हैं उन पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो बाद में कार्य करेगा. सबसे पहले यही देखना है कि जो सब्सटेंस रिएक्ट करने वाले हैं उनका खुद का नेचर कैसा है. क्या वो रिएक्ट करने के लिए रेडी हैं, क्या उनमें उनकी रिएक्टिविटी अधिक है, या वो इनर टाइप के सब्सटेंसेज हैं. इसीलिए आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स में भी हम लोग इसको अलग अलग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. आप जानते हैं रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है. अगर रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है तो चूंकि पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, उनके बीच में कोलिजन होते रहते हैं, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से रिएक्ट करते हैं इन कंपेरिजन टू लिक्विड और गैसेस. तो सिंपली अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट गैस है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होगा. तो पहला फैक्टर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. अभिकारकों की भौतिक अवस्था. जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं को ध्यान से सुना करें. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोलता हूं इसीलिए कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ही होती है कि अगर हिंदी में सब कुछ लिखा जाएगा तो उनको समस्या आती है. इसीलिए लिखने का काम मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ, लेकिन समझाता आपको दोनों ही भाषाओं में. यही दो भाषा मुझे आती ही है, तीसरी नहीं आती. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हमें कंपेरिजन करना है, रेट ऑफ रिएक्शन in solid state less than in liquid state, again in less than in gas state. तो आप देख रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, और रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में लिए गए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होगा. ये फिजिकल स्टेट की बात हो गई. और इसका रीजन आप समझते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से रिजिडली बाउंड होते हैं, तो सबसे हमें पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करने के लिए, जबकि गैसेज में सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है. इसीलिए गैस के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है. दूसरा फैक्टर केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. जो रिएक्टेंट्स लिए गए हैं, जो रिएक्टेंट क्रिएट करके रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, उनका केमिकल नेचर कैसा. केमिकल नेचर का मतलब वो रिएक्टिव नेचर के हैं या लेस रिएक्टिव नेचर के हैं. रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी को हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के टर्म में समझ सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का टॉपिक पहले पढ़ा दिया. बच्चों अगर दो रिएक्शन है
और मान लीजिए एक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E1 है और रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, पहला केस। और दूसरा रिएक्शन है जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA2 है और रेट ऑफ रिएक्शन R2। जिस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। मींस इफ EA1 is less than EA2, then R1 will be greater than R2। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया मैंने। 1 और 2 दो अलग अलग रिएक्शंस के लिए लिए गए। यदि पहले रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम है दूसरे की तुलना में, तो पहले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। बच्चों आपको पता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी से कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को प्राप्त करते हैं। तो अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बेटा थर्ड फैक्टर, ये अभी आप लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में भी एक और पार्ट आपको मिलेगा, फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये दिस वाज द फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या थी, फिजिकल साइज। फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज क्या है। स्पेशली हम लोग यहाँ पर सॉलिड के केस को लेंगे। अगर सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट है तो पार्टिकल साइज जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना अधिक होगा। याद रखिए ये केस हम सॉलिड स्टेट के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं। इफ reactants are in solid state, then on decreasing size of particles, rate of reaction increases. On decreasing size of particles, reactant पार्टिकल की साइज जैसे जैसे कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल साइज कम होने से सरफेस एरिया बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो इफेक्टिव कोलिजन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। यहाँ आगे आप लिख सकते हैं बिकॉज surface area of particles increases, effective collisions also increases, that is rate of reaction increases. So this was the first factor. पढ़ने को तो हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में बच्चों आपने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट गैस स्टेट में है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। दूसरा है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं या जो भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। इसको कंपेयर करके दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट। अगर आपके रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो पार्टिकल की साइज डिक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल साइज कम होने पर सरफेस एरिया बढ़ती है और जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो दो मॉलिक्यूल्स, दो पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो टकराव की संभावना, कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जब कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इफेक्टिव कोलिजन की अगर पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन।
अब हम लोग सेकंड देखें बच्चों। दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी बहुत सिंपल है, आप बड़े आसानी समझ सकते हैं। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, और अगर यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और ऐसे में क्राउडिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यानी एक यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का क्राउड हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ेंगे, रैंडम मोशन करते ही करते हैं, तो ऐसे उनके बीच में कोलिजन की संभावना बढ़ेगी, और जब कोलिजन की संभावना बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन की संभावना भी बढ़ेगी, और इफेक्टिव कोलिजन की संभावना बढ़ने का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बच्चों इसीलिए मैंने आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाई है, क्योंकि देखिए हर पॉइंट में मॉलिक्यूलर कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन जैसे वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं। सो इफ कंसंट्रेशन को सी से लिखते हैं, इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज, ये है रिजल्ट। If concentration increases, rate of reaction also increases, because on increasing the concentration of the reactants, the number of molecules in unit value increase, therefore the chances of collision between them increases, thereby effective collisions also increase, and when effective collision increase, the rate of reaction also increase। बच्चों अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बताने के पहले यहाँ मैं थोड़ा नोट कर दूं, आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वैल्यू इंक्रीज, देयरफॉर चांसेज ऑफ collisions increase, therefore number of effective collisions increase, therefore rate of reaction increase। आई होप आपके समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बाद जो हम लोग फैक्टर लेते हैं, ये फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर के फैक्टर को समझने के लिए हमें तीनों कंडीशन को एक एक करके समझना पड़ेगा। बच्चों अगर रिएक्टेंट्स सॉलिड लिक्विड स्टेट में है तो उन पर प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होगा। मींस इफ रिएक्टेंट्स आर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल। If reactants are in solid and liquid state, the effect of pressure is negligible। याद रखिएगा कि अगर जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो ऐसे केस में प्रेशर का जो इफेक्ट है वो न के बराबर होगा, नगण्य होगा। बट इफ रिएक्टेंट्स आर इन गैस स्टेट, अगर रिएक्टेंट गैस के स्टेट में है, इफ reactants are in gaseous state, then आपने पढ़ा होगा गैसेस के केस में प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीजेज, ये सब के फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये बैलेंस लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर ए definite amount of gas
at constant temperature. On increasing pressure volume decreases. वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज। फिर मामला वही आ गया, अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गए तो उनके बीच में कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और जब कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अगर बढ़ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर चांसेस ऑफ कोलिजन्स increase, therefore number of effective collisions increase. This implies that rate of reaction increase. बच्चों आप देख रहे हैं कि सब कुछ कोलिजन थ्योरी के आधार पे ही एक्सप्लेन हो रहा है। वंस अगेन मैं क्लियर कर दूं, यदि आपके रिएक्टेंट्स कैसे स्टेट में है तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और ये सब बैलेंस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। बैलेंस लॉ होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन के चांसेस बढ़ गए, और अगर मॉलिक्यूल्स में कोलिजन के चांसेस बढ़ गए तो इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या बढ़ गई। और आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन पर बेस्ड है, अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। सो बच्चों दिस वाज द थर्ड फैक्टर, द प्रेशर। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर, टेम्परेचर। बच्चों फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर और टेम्परेचर का। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज वेदर the reaction is exothermic or endothermic। आपको पता है कि हीट के रिकॉर्डिंग रिएक्शंस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की होती हैं। अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/2 kT। मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूं, जहां पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर केल्विन स्केल पर है, और कई बार लिखा हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस इंप्लाइज दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So if temperature is increased, the average kinetic energy of the molecules is increased. Therefore, the number of activated molecules also increase. अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई तो ऐसे में कुछ मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज एनर्जी पहले से ज्यादा रही होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे और बढ़ जाएगी और वो मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स increase, and if number of effective collision increase, the rate of reaction। तो बच्चों, on increasing temperature, the rate of reaction increases, whether the reaction is exothermic or endothermic,
because temperature is directly related to average kinetic energy of the molecules, and according to this relation, average kinetic energy directly proportional to absolute temperature of the reaction. So on increasing temperature, average kinetic energy increases, so number of activated molecules increases, thereby the number of effective collisions increase, so rate of reaction also increase. बच्चों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं ये नहीं समझना आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घट जाती है। अगर ऐसा कोई बताता है आपको तो गलत बताता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर केवल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाने से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर इंक्रीज, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये एक विशेष पॉइंट है जो आपको नोट करना है। बच्चों टेम्परेचर में मैंने आपको बता दिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अब एक खास पॉइंट आपको बताया कि जो आपको नोट रखना है। कभी कभी लोग कह देते हैं क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया, तो कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम हो गई, यानी जो हाइट, जो बैरियर की ऊंचाई थी, वो बैरियर की ऊंचाई कम कर दी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ जाते हैं तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी या बैरियर का जो पैमाना हमने आपको बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर पर सेकंड इंक्रीज, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट रखिएगा। ये नोट में फर्स्ट पॉइंट जो विशेष है आपको याद रखना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द EA, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डज नॉट डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं घटता, बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर पर सेकंड आल्सो इंक्रीज। होता क्या है, प्रति सेकंड ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। अब बच्चों जब टेम्परेचर की बात चल रही है तो इसी में एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर उसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाता है। मींस on increasing the temperature of a particular reaction, the rate of reaction becomes 2 to 3 times, केवल 10 डिग्री। कहने का मतलब अगर एक ही रिएक्शन तो अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस पे हो रही है, एक वही रिएक्शन मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और फिर वही रिएक्शन T+10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उनका जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म में। बच्चों देख सकते हैं आप, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction becomes 2 to 3 times. For every 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction becomes 2 to 3 times, which is represented in the terms of temperature coefficient. Temperature coefficient के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा जा सकता है कि डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू। बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स। रेट कांस्टेंट को स्मॉल के से, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट दोनों एक ही टर्म होते हैं, हम लोग स्मॉल के से इसको रिप्रेजेंट करते चले आ रहे हैं। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स फॉर ए रिएक्शन। फॉर ए रिएक्शन मतलब किसी एक ही रिएक्शन की बात चल रही है,
जिसके दो अलग अलग रेट कांस्टेंट हैं। कब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकाला गया है और दूसरा रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाकर निकाला गया है। So it is the ratio of rate constants for a reaction at two different temperatures having temperature difference of 10 degrees Celsius। मतलब कहने का इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, मान लीजिए टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, इस समय इसका रेट कांस्टेंट है K1 और फिर टेम्परेचर कर दिया गया T + 10 डिग्री सेल्सियस, इस समय इसका रेट कांस्टेंट है K2। इस हिसाब से जो म्यू की वैल्यू होगी, म्यू विल इक्वल टू K2 अपॉन K1, दैट इज K at T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन K at T डिग्री सेल्सियस। ये म्यू की वैल्यू है। एक रिएक्शन T डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, उस समय उसका रेट कांस्टेंट मेजर किया गया, K1 आ गया, फिर उसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया यानी T + 10 डिग्री सेल्सियस, फिर रेट कांस्टेंट मेजर किया गया K2। म्यू विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ K2 टू K1, म्यू इक्वल टू K2 अपॉन K1। K2 क्या है? K2 रेट कांस्टेंट एट 10 + 10 डिग्री सेल्सियस, तो लिखा K at T + 10 डिग्री सेल्सियस, और K1 क्या है? एट T डिग्री, यानी रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो एक फार्मूला आपको मिलता है यहाँ पे, म्यू इक्वल टू K at T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन K at T डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला है, एंड म्यू इक्वल टू 2 to 3 और मैक्सिमम रिएक्शंस। अधिकांश रिएक्शन के लिए, अधिकांश क्रियाओं के लिए म्यू का मान 2 से 3 के बीच में आता है। मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कब? जबकि रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। एक और बात बच्चों जो आपको याद रखनी चाहिए, बहुत सारे रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं मेंशन होता है। अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन किया गया तो वहां पर T 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, और कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई जिसमें म्यू की वैल्यू नहीं मेंशन की गई, तो अगर म्यू किसी रिएक्शन में मेंशन नहीं है तो वहां पर म्यू की वैल्यू 2 लेंगे। यानी ये आपको याद रखना है कि T is taken as 25 डिग्री सेल्सियस इफ नॉट गिवन। ये किसी प्रॉब्लम में T का मान दिया नहीं है तो हम ले लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, एंड म्यू इज टेकन एज 2 इफ। बच्चों बहुत जरूरी चीज है और ये स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए है। इफ फॉर एनी क्वेश्चन, फॉर एनी प्रॉब्लम T is not given, it is taken at 25 degree Celsius, and if in any problem mu is not given, it is taken as 2। तो ये हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन हो सकती है जब भी आप डिफाइन करोगे, ये फार्मूला जरूर लिखोगे। जब फार्मूला लिखोगे तो इन पॉइंट्स को भी हर हाल में आपको लिखना पड़ेगा कि कब हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कब म्यू का मान 2 लेते हैं। हम लोग कितने फैक्टर पढ़ लिए? टेम्परेचर पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया, कंसंट्रेशन पढ़ लिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पढ़ लिया। अब आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट का हमारा शायद 5वां पॉइंट होगा। एनीवे बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे कुछ छोटी छोटी बड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में नहीं कराने वाला। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो, इसके जस्ट बाद आने वाली वीडियो की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ट्रिकी क्वेश्चन मीन्स जिसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं यूज करना है, हम आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताएंगे, उस ट्रिक पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट का काम हो गया। अब जो दूसरा यानी नेक्स्ट फैक्टर है जो किसी भी रेट को प्रभावित करता है, एक फैक्टर कैटलिस्ट भी होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्रेरक बड़ा कॉमन नेम है,
उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकता है। ऐसा क्या होता है कि कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिलाते ही उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, रेट घट जाता है। अगर किसी भी रिएक्शन का रेट घटता है तो कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, और अगर किसी भी रिएक्शन का रेट घट जाता है तो उसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। वास्तव में कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ तैयार कर देता है। ये आपने पढ़ा है, ये बच्चों, ये कर्व, ये ग्राफ मैंने आपसे कहा था, इसलिए याद रखिएगा। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी बैरियर है जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया गया। अब ये रिएक्टेंट्स जो है यहाँ प्रोडक्ट तक पहुँचना है तो इनको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा गया। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो ये मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी होती है, और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एवरेज एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचना है तो मॉलिक्यूल्स को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। होता क्या है, कैटलिस्ट चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन। आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक अलग सड़क बनवा दी है। यानी जिस रास्ते से होकर हम जाते थे जिसमें बहुत समय लगता था, अब नए रूट से अगर हम गुजरते हैं तो 7 से 8 घंटे में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कर ली जाती है। दैट इज द न्यू अल्टरनेटिव पाथ। बच्चों जरा इस कर्व को देखिए। अगर सपोज करिए रिएक्टेंट थे, पहले इनको ऐसे जाना था, ये था। कैटलिस्ट मिलाने पर इसको यहां से यहां जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता दे दिया, ऐसे यहां से। मींस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू घट गई। ये जो बैरियर की ऊंचाई थी, बैरियर की ऊंचाई कम हो गई। जब बैरियर की ऊंचाई कम हो गई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। पहले हो सकता है कि 1000 मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर रहे थे पर सेकंड। अब जब इस बैरियर की ऊंचाई कम हो गई तो हो सकता है 1000 के बजाय 10,000 मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हो, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इस डायग्राम से अगर आप ना देखें तो आप यूँ समझें कि एक पहाड़ी है ऊंची सी, ये ऊंची सी एक पहाड़ी है, इधर एक इंसान है जिसको यहाँ पहुंचना है। तो पहले इसके लिए ये रास्ता था, इतना रास्ता तय करके ये पहुंचता था। जिसके पास इतनी एनर्जी होती रही होगी, जो इतना रास्ता तय कर सकते थे, वही इस पार जाते थे। कैटलिस्ट ने क्या किया, यहाँ से पहाड़ के बगल बगल से एक और रास्ता खोज दिया और खोजकर यहाँ पहुंचा। यानी जो इतना लंबा रास्ता जिन मॉलिक्यूल्स को तय करना पड़ता था, उनके लिए एक वैकल्पिक रास्ता यानी अल्टरनेटिव पाथ कैटलिस्ट ने क्रिएट कर दिया। तो अब ऊंचाई जो थी, ये पीक की ऊंचाई काफी कम हो गई। ऊंचाई कम होने का मतलब बैरियर की ऊंचाई कम हो गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच क्रॉस दिस बैरियर इंक्रीज्ड, उनकी संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बच्चे ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में, अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट मिला देते हैं तो नेगेटिव कैटलिस्ट इसी पाथ को और ऊंचा कर देता है। मींस ये जो पाथ आप देख रहे थे, हो सकता है इस पाथ को और ऊंचाई से लेकर आवे, और ऐसे में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर आर सप्रेस्ड, घट जाएगा। वो मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे थे पहले, उनकी तुलना में अब कम मॉलिक्यूल इस पार से उस पार जाएंगे, ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो रिजल्ट इसका ये है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, whereas positive catalyst increases the rate of reaction, whereas negative catalyst decreases the rate of reaction. रीजन आप समझ गए? Catalyst provide an alternative path. Catalyst provides an alternative path having less or more
थ्रेशोल्ड एनर्जी, threshold energy, that is energy of activation. Therefore, rate of reaction changes. यहाँ पे हमने लेस आर मोर इसलिए किया कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को घटाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू घटेगी तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घट जाएगी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बच्चों, इसको हम लोग एक ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं। बच्चों, ये कर्व आपने देखा हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख करके लग रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। फिलहाल यहाँ पे हमें जो समझाना है उससे ये फर्क नहीं है कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। बच्चों, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन and no any catalyst means in the absence of catalyst, कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। जैसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं वो एक ऐसा रास्ता इसके लिए तैयार करता है, ऐसे रास्ते से ऐसे पाथ से रिएक्शन को गुजारना चाहता है जहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू घटती है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू घट जाती है। ये है आपका बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू थी वो इतनी रह गई, EA1 कर दीजिए, and this EA1 is in the presence of positive catalyst. पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू घट गई तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू भी घट गई, और पर सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस बैरियर को क्रॉस कर रहे थे उनकी संख्या भी बढ़ गई, तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। बच्चों, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट मिला देते हैं तो देखिए इसका पाथ कुछ ऐसा शो होगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट यहाँ से अगर आप मेजर करें तो आप जो बैरियर था, बैरियर की ऊंचाई पहले से काफी ऊंची हो गई, ये बैरियर हो गई, और ऐसे में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू है, मान लीजिए ये है EA2, और ये EA2 जो लिखी हुई है this value should be in the presence of negative कैटलिस्ट। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू है पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मिडिल में जब कोई कैटलिस्ट नहीं है, मतलब ये हुआ कि EA1 is less than EA is less than EA2। ये वैल्यू है पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये वैल्यू है नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये वैल्यू है विदाउट कैटलिस्ट। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देन व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट सिंपली चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन। It provides an alternative path for the reaction having less or more threshold energy, that is less or more energy of activation। बच्चों, अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो आपके किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। बहुत सिंपल है, एक्सपोजर टू द रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन, किसी भी बाह्य विकिरण की उपस्थिति में जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसको हम लोग exposure to the radiation। कुछ रिएक्शन नॉर्मली तो होती ही होती हैं, स्लो होती हैं, लेकिन अगर सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में कराई जाए तो वो तेजी से होने लग जाती है।
जैसे एग्जांपल के तौर पर H2 और Cl2 गैसेज का जो रिएक्शन है, इनके H2 और Cl2 रिएक्ट करके ये Cl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म करती हैं, और ये सब कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Hν which represents the photon are the energy packets of sunlight. तो H2Cl2 का रिएक्शन HCl बनना ये नॉर्मल वे में बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो का मतलब फोटॉन, किसी भी सब्सटेंस पर प्रोटॉन गिरते हैं, फोटॉन इंसिडेंट होते हैं, रिएक्शन प्रोसीड होता है यानी केमिकल रिएक्शन होता है। The chemical reactions taking place in the presence of photon, that is sunlight, known as photochemical reactions. And इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं है, कुछ एग्जांपल इसमें ऐसे हैं जो रेडिएशन के द्वारा भी प्रभावित होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। तो बच्चों आपने देखा ये छठा फैक्टर था जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। इस तरह से ऐसे फैक्टर्स जो किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। उसमें 2-3 पॉइंट कि रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड है या गैस है। फिर केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, उसके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू पर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया गया। उसके बाद कंसंट्रेशन की बात की गई कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। फिर प्रेशर फैक्टर की बात की गई, अगर प्रेशर हाई है और रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फिर टेम्परेचर की बात की गई, टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही बढ़ता है, रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। उसके बाद टेम्परेचर में हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात की। टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स यू मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1-2 प्रॉब्लम हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बताएंगे, उसके बाद आगे की चीज बताएंगे। टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, यानी घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। और लास्ट जो सबसे कम इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक्सपोजर टू रेडिएशन। देयर आर सम रिएक्शंस whose rate of reaction increased in the presence of sunlight or in the presence of some radiations, and such reactions are known as photochemical reactions। तो ये सारे फैक्टर्स को बच्चों अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक कंप्लीट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करिए, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।